हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आज कुछ एक जो हमने पहले इस चैप्टर का पढ़ा था उसकी कुछ एक चीज़ें हम आज रिकॉल करेंगे। चैप्टर का नाम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। कंपनी अपने जीवन काल में कुछ पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कर सकती है जिन्हें शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। ये शोधनीय पूर्वाधिकार अंश ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्षों तक इशू किए जाते हैं। 20 वर्षों के अंदर इनका शोधन करना जरूरी होता है। लेकिन कुछ एक जो निर्माणी कंपनियां होती हैं वे 20 से 30 वर्षों के बीच के शोधनीय पूर्वाधिकार अंश भी जारी कर सकती है, लेकिन उनको 20वें वर्ष में इन पूर्वाधिकार अंशों के शोधन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। अर्थात जैसे 20 और 21 में 10% पूर्वाधिकार अंशों का शोधन इन्हें करना पड़ेगा। हर वर्ष इनको कुछ 1% अंशों का शोधन 20वें वर्ष से ही आरंभ करना पड़ता है। 10% करें, उससे कम करें या 10% से अधिक करें, लेकिन इनको जो शोधन की प्रक्रिया है वो 20वें वर्ष में ही अपनानी पड़ती है। अर्थात 20वें वर्ष से ही इनको इन पूर्वाधिकार अंशों का थोड़ा थोड़ा करके शोधन करना पड़ता है। हमने पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के समय कुछ एक शर्तें पढ़ी थी। पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं शर्तों पर आधारित है। यदि ये शर्तें अच्छे से आप लोगों को आती है तो समझो पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया। हमने कुछ एक शर्तें जो पढ़ी थी, जो बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो शर्तें हैं उनको रिकॉल करेंगे। सबसे पहली शर्त है कि जो पूर्वाधिकार अंशों का शोधन होता है केवल फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का ही होता है। रिडम्पशन ऑफ फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स ओनली, केवल उन्हीं पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जाएगा जो फुली पेड अप होंगे। फुली पेड अप का मतलब जैसे कंपनी ने 10 रुपए के प्रेफरेंस शेयर जारी किए थे और अभी तक इनके ऊपर 10 रुपए से कम राशि मंगवाई हुई है। 9 रुपए मंगवाई हुई है, 8 रुपए मंगवाई हुई है, 7 रुपए मंगवाई हुई, जितनी राशि कार्ड अप की हुई है कंपनी द्वारा, ये 10 रुपए से कम यदि राशि है वे पार्सली पेड अप शेयर्स होंगे, फुली पेड अप नहीं होंगे। यदि 10 रुपए के शेयर इशू किए थे और 10 के 10 रुपए ही कंपनी मंगवा चुकी है, फुली पेड अप होते हैं। तो केवल उन्हीं पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना है जो फुली पेड अप होंगे। ठीक है। यदि किन्हीं अंशों के ऊपर काज इन एरियर होगा, अदत याचनाएं अगर होगी, तो भी इन अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता, इनकी राशि नहीं लौटाई जा सकती जब तक कि काज इन एरियर की राशि प्राप्त नहीं होती। दूसरी शर्त, जो अंशों का शोधन है वो कहां कहां से किया जाता है उससे संबंधित है। मेन शर्तें हम आज पढ़ेंगे। अंशों का शोधन सरप्लसी से किया जा सकता है। अंशों का शोधन डिविजिबल प्रॉफिट, जो विभाज्य लाभ होते हैं, उनमें से किया जा सकता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस
preference shares can be made out of surpluses इनको और बोल सकते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, ऐसा लाभ जो डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल होगा, या ऐसा लाभ जो विभाज्य होगा, बांटने के लिए होगा, या सरप्लसेज में जो अमाउंट होगा उसमें से रिडम्पशन किया जा सकेगा, उसमें से शोधन किया जा सकेगा। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी मेड, किया जा सकता है, आउट ऑफ न्यू इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। जो रिडम्पशन है प्रेफरेंस शेयर का, पहला तो सरप्लसेस में से करें या दूसरा शेयर कैपिटल में से करें, लेकिन इसके लिए जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन नहीं किया जा सकता है। सिर्फ शेयर कैपिटल के इश्यू से, नई शेयर कैपिटल के इश्यू में से किया जाएगा, डिबेंचर्स के इश्यू से नहीं किया जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से अगर राशि प्राप्त होती है उसमें से भी नहीं किया जाएगा। तीसरी जो शर्त है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, redemption of preference share can be made both of above, उपरोक्त दोनों में से किया जा सकता है। both of above partially आधा आधा किया जा सकता है। 50% यहाँ से कर ले, यहाँ से कर ले, 20-80 की रेशो में कर ले, 2:8 की, जितना अमाउंट जहाँ से बनता है दोनों में से पार्सली इनमें से प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन की जा सकती है। पहली दूसरी शर्त में जो हमने दूसरी शर्त जो पढ़ी डिविजिबल प्रॉफिट की, वो डिविजिबल प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं, ये डिविजिबल प्रॉफिट कौन कौन से हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस में से जो सरप्लस है उसमें से। दूसरा जनरल रिजर्व में से, ये डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तीसरा रिजर्व फंड। चौथा इंश्योरेंस फंड। पांचवा वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। छठा वर्क्समैन
फंड। सातवां, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। आठवां DRR डिवेंचर रिडम्पशन फंड। डिवेंचर रिडम्पशन फंड में यदि अमाउंट है तो वो भी डिविजिबल प्रॉफिट ही कहा जाता है। तो ये हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है। यदि इनमें अमाउंट है, हमारी जो बैलेंस शीट है, या यदि इनमें अमाउंट शो कर रही है तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन इनमें से किया जा सकता है। दूसरी बात मैंने कही, न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स। ये जो दूसरी, तीसरी और चौथी शर्त है, यदि इन शर्तों में से प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन की जा रही होगी, यदि इनके अनुसार प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन की जा रही होगी, तो जितना अमाउंट हम डिविजिबल प्रॉफिट से, सरप्लसेस से रिडम्पशन के लिए पे करेंगे, उतने अमाउंट का CRR हमें बनाना पड़ता है। CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। CRR हमें बनाना पड़ेगा। यदि अमाउंट हम कहां से देंगे? आउट ऑफ सरप्लसेस और डिविजिबल प्रॉफिट से। जो प्रॉफिट हमें हमारे पास डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल है, अगर उधर से देंगे तो CRR उतने अमाउंट का बनाना ही पड़ेगा। ये क्यों बनाना पड़ता है? ये जो CRR बनाना पड़ता है हमें ऋण धारियों के या ऋण पत्र धारियों के, या जिन्होंने कंपनी के लिए ऋण दे रखा होगा, लॉन्ग टर्म लोन दे रखा होगा, उनके हितों की रक्षा के लिए हमें CRR बनाना पड़ता है। नहीं तो वे विवाद खड़ा कर देते हैं कि अपने अंशधारियों के लिए कंपनी उनका अमाउंट वापस कर रही है, उनका शोधन कर रही है, लेकिन हमारे ऋणों के लिए कंपनी को कोई चिंता नहीं है। इसलिए उनको धोखा देने के लिए, ऋण पत्रधारियों को, ऋण धारकों को धोखा देने के लिए CRR अमाउंट CRR रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है। और इसमें जितने शेयर्स रिडीम किए जाते हैं, उतने शेयर्स की, उतने अमाउंट की राशि CRR में डाली जाती है। यदि जो रिडम्पशन है न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स में से किया जाएगा तो CRR बनाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा ही जो तीसरी शर्त है उसमें भी जितना अमाउंट हम सरप्लसेस या डिविजिबल प्रॉफिट से देंगे, यदि 1 लाख के शेयर्स हमने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हमने रिडीम करने हैं, और उसमें से, और इन शेयर्स को रिडीम करने के लिए सरप्लसेस से हम अमाउंट देते हैं 60,000 का, तो 60,000 का CRR बनाना पड़ेगा। और 40,000 के नए शेयर्स इशू करके हम अमाउंट देते हैं, तो इसके लिए CRR की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके लिए CRR बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक 3 शर्तें हैं। इसके अलावा जो चौथी शर्त है वो है रिडम्पशन अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन redemption of preference shares can be paid out of security premium reserve account
और डिविजिबल प्रॉफिट। जो रिडम्पशन केस में यदि हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन प्रीमियम के ऊपर कर रहे हैं और रिडम्पशन केस में जो प्रीमियम की राशि हमें पे करनी पड़ेगी वो या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जो राशि होगी उसमें से किया जाएगा या डिविजिबल प्रॉफिट से किया जाएगा। लेकिन ये जो अमाउंट है, जो डिविजिबल प्रॉफिट का और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो है वो हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट में डालना ही पड़ता है, में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, क्या कहा मैंने, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से या डिविजिबल प्रॉफिट में से हमें ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद जो रिडम्पशन के ऊपर प्रीमियम देना होगा वो दिया जाएगा। तो ये मुख्य शर्तें थी। इसके अलावा एक और शर्त है कि यदि पार्सली पेड अप शेयर्स और कॉल्स इन एरियर रहते हुए भी प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करने पड़े तो उस दशा में जो हमें CRR बनाना पड़ेगा वो सभी अंशों का करना पड़ेगा। सब जितने अंश हमने रिडीम करने हैं सभी का करना पड़ेगा। लेकिन अमाउंट जो है केवल उन्हीं अंशों का पे किया जाएगा जो कि फुली पेड अप हो चुके हों। पांचवा, CRR will be made for whole numbers of shares, whole amount of shares whether calls in arrear or calls in arrear is pending, whether amount of calls in arrear, whether amount of calls in arrear is pending। जो CRR है वो सारी राशि का बनाया जाएगा जितने अंश हमने रिडीम करने हैं। जैसे मान लो हमने रिडीम करने हैं 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स हमने रिडीम करने हैं। एक शेयर की वैल्यू जैसे 10 रुपये है, 10,000 शेयर्स हमने रिडीम करने हैं और 1,000 अंशों के ऊपर अभी तक हमें 2 रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं। 1,000 अंशों के ऊपर हमें अभी तक 2 रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन ये जो कॉल्स इन एरियर है पेंडिंग है, 2 रुपये अभी तक हमें मिले ही नहीं। हमने फिर भी हम 10,000 जो अंश है हमारे पास उनका शोधन हम कर रहे हैं। तो CRR हमें 1,00,000 रुपये का यानी 10,000 शेयर्स के लिए हमें बनाना ही पड़ेगा। 10,000 शेयर्स के लिए हमें बनाना ही पड़ेगा 1,00,000 रुपये के लिए। ठीक है। और ये जो 1,000 शेयर्स हैं इनका अमाउंट हमने पे नहीं करना है, इनका अमाउंट अपने पास ही रखेंगे। लेकिन जो CRR है वो पूरा का पूरा पूरी की पूरी प्रक्रिया हम करेंगे ही करेंगे। तो ये कुछ एक मुख्य शर्तें थी। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे ये शर्तें पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी।
The company had issued had issued 1,60,000 9% redeemable preference shares at the rate of rupees 10 each. Company decided to redeem its preference shares, but company had called off rupees 8 up to the redemption. डम्पसन के समय तक कंपनी ने अभी तक 8 रुपए मंगा रखे हैं। एंड ए शेयर होल्डर, और एक शेयर होल्डर है, एंड ए शेयर होल्डर हैविंग 1,000 shares had not paid allotment money of rupees 4 per share, and also failed to pay the final call when made. जब फाइनल कॉल की गई तब भी वो अमाउंट नहीं दे पाया। आगे है, इन ऑर्डर टू रिडीम, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कैश, कंपनी takes following steps. Number 1, company issued 1 lakh equity shares at the rate of rupees 12, including premium, rupees 2, that is rupees 2, 2 रुपये प्रीमियम की भी जिसमें शामिल है। नंबर 2, कंपनी issued 8% डिवेंचर
ऑफ रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख रुपए की डिवेंचर इश्यू किए। नंबर 3, कंपनी sold its investment रुपीज़ 4 लाख, 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बेचे। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज़ sufficient balance if needed, यदि ज़रूरत पड़ी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काफ़ी बैलेंस है। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आवश्यक जर्नल एंट्रीज हमने करनी है। स्पेसिमेन बना लेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। डेट, particulars, ledger folio, debit amount और credit amount। सबसे पहला हमारे पास जो है, कंपनी के पास क्या ट्रांजैक्शन है। कंपनी के पास 1,60,000 शेयर्स हैं जिन्हें वो रिडीम करना चाहती है, और अभी तक कंपनी ने 8 रुपये मंगवा रखे हैं, और रिडीम कैसे करना चाहती है, प्रीमियम के ऊपर। यहाँ पर एक लाइन और लिख लेंगे, कंपनी वांट्स to redeem its preference shares on premium of rupees 2, 2 रुपये प्रीमियम के ऊपर कंपनी इन अंशों को रिडीम करना चाहती है। अभी तक कंपनी ने मंगवा रखे हैं 8 रुपये, ठीक है। हमने सबसे पहली शर्त पड़ी थी, जब तक कि कंपनी होल अमाउंट नहीं मंगवा लेती, जब तक कि फुली पेड अप शेयर्स को नहीं बना लेती, तब तक अंशों का शोधन कंपनी नहीं करती है। तो सबसे पहले हमें जो पार्सली पेड अप शेयर्स हैं उनको फुली पेड अप बनाना है। तो हमें लास्ट एंड फाइनल कॉल की राशि हमने ड्यू करनी है। प्रेफरेंस शेयर्स लास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड to 9% preference share capital account। 8 रुपये मंगवा रखे हैं, 2 रुपये जो पेंडिंग थे वो अब मंगवाने हैं, और अमाउंट हो जाएगा ये 3,20,000। 3,20,000 being last and final call
कॉल अमाउंट ड्यू on 1,60,000 shares. पहले तो हमने ड्यू कर ली, अब ये हमने रिसीव करना जो अमाउंट हमने ड्यू किया। बैंक में अमाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू preference shares final call account being amount of final call received. $3,20,000 अमाउंट ड्यू था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 1,000 शेयर एक शेयर होल्डर्स के पास थे। उसने ना तो अलॉटमेंट का अमाउंट दे रखा है ₹4 का, और ना ही फाइनल कॉल दे पाया ₹2 का, तो 2,000 अमाउंट हमें कम मिलेगा। बैंक में अमाउंट मिलेगा हमें 3,18,000। ठीक है। अब इसके बाद हमने फुली पेड अप तो सेल्स कर लिए। अब क्या होगा नेक्स्ट? हमने कैश को जुटाने के लिए कंपनी ने कौन कौन से स्टेप किए वो हमने पूरे करने हैं। कंपनी ने शेयर्स इशू किए, कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किए, इन्वेस्टमेंट को बेचा, और जो यदि ज़रूरत पड़ती है शेयर्स को रिडीम करने के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बैलेंस लिया जाएगा। तो ये प्रावधान अब हमने करने हैं। कंपनी इश्यू कर रही है 1 लाख इक्विटी शेयर्स। बैंक में अमाउंट सीधा ही हमने रिसीव कर लेना है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर्स की प्रोसेस है इशू करने की, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वगैरह हमारे पास नहीं दी हुई है, ना फर्स्ट कॉल के लिए दी हुई है। हमने सीधे ही 1 लाख शेयर्स का अमाउंट रिसीव कर लेना। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इकट्ठी ही राशि हमने रिसीव कर लेनी है। अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपीस हमारे पास, 1 लाख शेयर्स के ऊपर 12 रुपीज़ पर शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम हमारे पास बैंक में जो अमाउंट आएगा 12 लाख रुपीस आ जाएगा। 12 लाख 12 लाख being amount received on 1 lakh equity shares on issue of 1 lakh equity shares at the rate of ₹12 including ₹2 of premium। अमाउंट हमने रिसीव कर लिया। अब क्या करना है? जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट है? 2, प्रीमियम भी है ₹2 इसके ऊपर। 2 सिक्योरिटी
प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम के हैं 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल हमने इशू की, और जो अमाउंट आया हुआ है बैंक में 12 लाख रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, वो हमने कैटेगराइज कर लिए, बांट लिए। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड शेयर कैपिटल ट्रांसफर्ड एडजस्टेड, हमने ये अमाउंट एडजस्ट कर लिया, जिसका जो अमाउंट था उसमें हमने ट्रांसफ़र कर लिया। या हम ऐसे भी कह सकते थे, इक्विटी बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब एक एंट्री हमारी ये कंप्लीट हो गई, जो कंपनी ने कैश जुटाने के लिए जो स्टेप उठाया था। दूसरा, 8% डिवेंचर इशू किए, सेम उसी तरह से बैंक में अमाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में अमाउंट आ गया टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग डिवेंचर application and allotment money received। और ये कितना अमाउंट हमारे पास आया, 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स इशू किए थे। अब हमने ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना है डिवेंचर्स में। डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट हमने ट्रांसफ़र कर दिया टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, अमाउंट 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस। Being amount of debentures application and allotment money ट्रांसफर। या एडजस्टेड भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। डिवेंचर्स कंपनी ने इशू कर दिए। अब कंपनी के पास नेक्स्ट है 4 लाख रुपीस का वो इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रही है, तो बैंक में अमाउंट आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट आया है, 4 लाख रुपीस। ठीक है, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर रुपीस 4 लाख रुपीस। अब देखिए कंपनी को शेयर्स रिडीम करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए। 1,60,000 शेयर्स हैं,
शेयर कैपिटल का अमाउंट चाहिए 1,60,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपये यानी 16 लाख रुपए कंपनी को शेयर कैपिटल के चाहिए, और प्रीमियम पे करने के लिए चाहिए अमाउंट कंपनी को 1,60,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से 3,20,000 रुपये। टोटल अमाउंट कंपनी को चाहिए 19,20,000 रुपये। ठीक है, 19,20,000 रुपये कंपनी को चाहिए। कंपनी के पास अभी तक जो शेयर्स को रिडीम करने के लिए अमाउंट है वो कितना है? इक्विटी शेयर्स का 12 लाख रुपीस, 12 लाख रुपए ये हैं। डिवेंचर्स इशू किए कंपनी ने, बैंक में 2 लाख रुपए डिवेंचर्स के आ चुके हैं, लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन के लिए उपयुक्त नहीं होते। इनसे हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के 4 लाख रुपए हैं, इनसे भी हम प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी के पास अभी तक जो अमाउंट है वो है 12 लाख रुपीस, 12 लाख रुपए। इसका मतलब कंपनी को 19,20,000 रुपये पे करने के लिए, जिसमें से 16 लाख रुपए कैपिटल के हैं, 16 लाख रुपए कैपिटल के हैं, इसको पे करने के लिए 12 लाख रुपए अभी तक मौजूद हैं। 12 लाख रुपए मौजूद हैं। ठीक है, 12 लाख रुपए कैपिटल के मौजूद हैं। इसका मतलब 4 लाख रुपीस हमें जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उधर से ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ठीक है, कैपिटल के अमाउंट का कैटेगराइजेशन हो गया। 12 लाख रुपीस इक्विटी शेयर्स के हम इक्विटी शेयर्स में से पे करेंगे, और 4 लाख रुपीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से शेयर होल्डर्स को दे देंगे। और जो प्रीमियम की राशि है 3,20,000 रुपये हमने प्रीमियम के देने हैं। प्रीमियम की राशि को पे करने के लिए मैंने कहा था कि यदि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हमारे पास अमाउंट हो तो हम प्रीमियम की राशि का भुगतान उधर से कर लेंगे, यदि नहीं है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में अभी तक 2 लाख रुपए हमारे पास हैं। 2 लाख रुपए हमारे पास हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। हमने प्रीमियम का भुगतान करना है 3,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो सरप्लस से इससे देंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देंगे। हमारे पास अमाउंट की कैटेगराइजेशन हो गई। अब देखिए जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी। हमने जितना भी अमाउंट सरप्लसेस से लेना है, अर्थात जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको देना है, उतने अमाउंट का CRR हम बना लेंगे। तो सरप्लसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी CRR भी हम इसको लिख सकते हैं, CRR अकाउंट। हमने अमाउंट पे करना है 4 लाख रुपये CRR में ट्रांसफ़र करना है, या सरप्लसेस से 4 लाख अमाउंट हमने
शेयर होल्डर्स को देना है। ₹4,00,000 being amount transfer to CRR। ये CRR क्यों बनाया? ये जो हमारे ऋणधारी हैं या ऋण पत्रधारी हैं या लॉन्ग टर्म लोन जिन्होंने हमें प्रोवाइड कर रखा है, उनके हितों की रक्षा के लिए हमने CRR अकाउंट बनाया है। दैट इज ₹4,00,000। एक एंट्री अब और करनी है हमने। जो प्रीमियम हमने पे करना है, प्रीमियम हमने पे करना है। 2,00,000 रुपये हमने कहाँ से पे करने हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से। 1,20,000 सरप्लस। तो ये अमाउंट हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो सरप्लसेस अकाउंट डेबिटेड, सरप्लसेस की बजाय पहले लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, सरप्लसेस अकाउंट डेबिटेड, to premium on redemption of preference shares account। 2,00,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र करने हैं या ड्यू करने हैं। कहाँ से? सिक्योरिटी प्रीमियम से। और 1,00,000 रुपये, 1,20,000 रुपये हमने सरप्लसेस से ट्रांसफ़र करने हैं प्रीमियम रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। 3,20,000 रुपये अमाउंट हो गया। being amount of premium redemption, premium on redemption of preference share provided। ठीक है, अमाउंट हमने प्रोवाइड कर लिया, CRR में भी ट्रांसफ़र कर लिया, और जो प्रीमियम हमने रिडम्पशन के समय पे करना है वो अमाउंट भी हमने प्रोवाइड कर लिया। इसके बाद हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए अमाउंट ड्यू करना है। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है। कौन सी? 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, जिससे पूंजी में कमी हो रही है, इसको हमने डेबिट कर दिया। रिडीम करना है इनको। और साथ में हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो अमाउंट हमने पे करना है इसका भी अमाउंट हमने पे करना है। डेबिटेड टू, और पे किसे करना है? टू 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट।
अमाउंट कितना पे करना है हमने अमाउंट जो पे करना है 1,60,000 शेयर्स। जैसे हमारे पास थे 1,60,000 शेयर्स, एक शेयर होल्डर्स है जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं, उसे हमने अमाउंट पे नहीं करना, उसके शेयर्स को रिडीम नहीं करना है। हमने अमाउंट पे करना है अभी तक 1,59,000 शेयर्स के ऊपर। ठीक है, हमने प्रक्रिया तो पूरी अपना ली। 1,60,000 शेयर्स के लिए अमाउंट हमने पूरा प्रोवाइड करवा लिया। जैसे प्रीमियम का अमाउंट हमने 1,60,000 शेयर्स के लिए प्रोवाइड करवा लिया। उसके लिए भी हमने पूरा का पूरा अमाउंट जो 16 लाख रुपए थे, 16 लाख रुपए थे, पूरा का पूरा अमाउंट, उसके लिए भी 4 लाख रुपए यहाँ पर प्रोवाइड करवा लिया हमने और 12 लाख रुपए यहाँ पर प्रोवाइड करवा लिया। ठीक है, लेकिन हमने अमाउंट पे करना कितना है 1,59,000 शेयर्स के ऊपर। 1,000 शेयर्स के ऊपर अमाउंट पे नहीं करना है। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा 15,90,000, 15,90,000 रुपये ये आ जाएगा। और जो हमारा प्रीमियम का अमाउंट हमने पे करना है वो अमाउंट पे करना हमने 1,59,000 शेयर्स के ऊपर तो 2 रुपीज़ यानी 3,18,000। और टोटल जो अमाउंट हमने ड्यू करना है, देना है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को, यहाँ पर हमने वो अमाउंट है 19,08,000 रुपये। being amount of preference shares, redeemable preference shares and premium on redemption due। और लास्ट एंट्री हमने करनी है पेमेंट की। 9% redeemable preference shares holders account debited to bank, being amount paid to 9% redeemable preference shareholders 19,08,000 और 19,08,000।